Hello dear learners. So in this video I'm going to explain the topic accounting standards and applicability in Ind AS, which is one of the topic of the main topic theory base of accounting of KVS PGT Commerce syllabus. So let's start. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे होते हैं बट इंड एएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में सिलेबस में पूछा गया है। सो इंड एएस ये आपने एक फुल फॉर्म आप देखिए यहाँ पे आईएफआरएस जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एप्लीकेबिलिटी इन इंड एएस स्पेशल ये सिलेबस में मेंशन है, तो हमें ये चेक करना है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है और उनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। The introduction of इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो IFRS के कन्वर्स्ड स्टैंडर्ड्स हैं। ओके, जो भी हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिए हैं वो हमने IFRS से लिए हैं या उनको कन्वर्ज करके लिए हैं। इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको इशू कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सुपरवाइज ICAI करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। देन कंसल्टेशन जो इनका होता है वो होता है नाकास से। ये एक कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाकास को रिकमेंड नाकास रिकमेंडेड टू MCA। जो ये कमेटी होगी ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को MCA को रिकमेंड कर देगी। MCA is your Ministry of Corporate Affairs. Then MCA has issued the Companies Ind AS rules. MCA ने Companies Ind AS rules 2015 जो है इशू कर दिए थे। वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 16 फरवरी 2015 कवर्स रोड मैप। ओके, सो इसमें जो एप्लीकेबिलिटी बताई थी वो है कि four companies other than bank, NBFC and insurance company. Bank, NBFC, non-banking financial companies एंड इंश्योरेंस कंपनी। सो जो बैंक, NBFC एंड इंश्योरेंस कंपनी के अलावा जो कंपनीज़ हैं उन पे ये इम्प्लीमेंटेशन था इंड एएस का। तो उसमें क्या था, फर्स्ट वॉलेंटरी बेसिस आपका आया था कि कंपनी वॉलेंटरी बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। ये आया था आपका 1 अप्रैल 2015 में। लेकिन उसके बाद फेज़ 1 आया 1 अप्रैल 2016 में, मैंडेटरी कर दिया गया कौन कौन सी कंपनीज़ को? ऑल लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेट वर्थ 500 करोड़। ओके, ये 500 करोड़ के बराबर या उससे ज़्यादा की अगर ऑल लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी की नेट वर्थ है तो उनको मैंडेटरीली ये इंड एएस इम्प्लीमेंट करना है। और फिर आया फेज़ टू में आपका 1 अप्रैल 2017 को इशू हुआ था और इसमें थी सारी लिस्टेड कंपनीज। ये नहीं लिमिट लगा रखी कि उनका नेटवर्थ कितनी है। फिर है और अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 करोड़। सो हियर यहाँ पे आपका 250 करोड़ है, 250 CR। ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट नोट हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो नेट वर्थ है वो आपको चेक कब करनी है, कब तक की करनी। नेट वर्थ चेक्ड फ्रॉम 31 मार्च 2014 एंड देयर आफ्टर। कंपैरेटिव्स टू बी प्रेजेंटेड एज पर इंड एएस। जो भी आपके कंपैरेटिव्स हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं जो भी आपको प्रिपेयर करनी हैं वो आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट इज इफ़ मीट द थ्रेश होल्ड लिमिट फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम थ्रेश होल्ड लिमिट मीट कर रहे हैं तो अप्लाई इंड एएस फ्रॉम द इमीडिएट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर विद कंपैरेटिव्स। ओके, नेक्स्ट है वंस एप्लीकेशन मेक इट एप्लीकेबल टू पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएटेड एंड जॉइंट वेंचर। ओके, एक बार जब अप्लाई हो गया आपकी कंपनी के ऊपर तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली पेरेंट्स कंपनी पे भी, सब्सिडरी कंपनी पे भी, एसोसिएट कंपनी और जॉइंट वेंचर्स पे भी। नेक्स्ट इज एप्लीकेबल टू बोथ SFS एंड CFS। तो ये आपका दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, SFS एंड CFS। सो SFS योर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड CFS इज योर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
और ये उन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज, ओके, शॉर्ट मीडियम एंटरप्राइजेज एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये इंड एएस। कंपनीज नॉट कवर्ड अपर शेल कंटिन्यू विद एएस, जो इनमें कंपनीज कवर्ड नहीं हो रही हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंटिन्यू कर सकती हैं। नेक्स्ट इज, सो हम रह गए थे बैंक्स, एनबीएफसीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज। सो बैंकिंग कंपनीज, सो इसमें डेफर कर रखा है इम्प्लीमेंट, कोई नोटिस अभी नहीं आया है, फर्दर नोटिस के लिए डेफर कर रखा है। इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो डेफर द इम्प्लीमेंटेशन अंटिल फर्दर नोटिस। एनबीएफसीज के लिए दिया गया है फेज़ 1 आपका आ चुका है जो 1 अप्रैल 2018 में। ऑल लिस्टेड अनलिस्टेड एनबीएफसीज हैव नेट वर्थ 500 करोड़ के बराबर या उससे ज़्यादा। फेज़ 2 अप्रैल 2019 में आ गया था। ऑल लिस्टेड एनबीएफसीज, ऑल अनलिस्टेड एनबीएफसीज हैविंग नेट वर्थ ग्रेटर देन 250 करोड़, ओके। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नोट्स है, नेटवर्थ इन केस ऑफ एनबीएफसी शेल बी चेक्ड फ्रॉम 1 मार्च 2016 से, ओके। Then there were comparatives to be presented as per Ind AS. Voluntary adoption shall not be allowed. Okay, voluntary adoption shall not be allowed. Urban cooperative banks and regional rural banks are not required to apply Ind AS. Important है ये कि कौन कौन से banks are not required हैं Ind AS से, तो urban cooperative banks and regional rural banks. Once applicable, make it applicable to parent, subsidiary, associative and joint venture. नेक्स्ट जो हम नेट वर्थ की बात कर रहे हैं इतनी देर से, तो वो आपको कैसे कैलकुलेट करनी है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब नेट वर्थ जो है आपकी, पहले हम पेड अप शेयर कैपिटल हम लिखेंगे, फिर उसमें ऑल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस। देन डेफर्ड एक्सपेंडिचर लेस कर देंगे, फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लेस करेंगे, फिर नेट वर्थ जो आपकी आ जाएगी एप्लीकेबिलिटी चेक के लिए। इस नेट वर्थ पे आपको चेक करना है कि आपकी एप्लीकेबिलिटी बनती है इन एएस अप्लाई करने की या नहीं। नेट वर्थ इंपॉर्टेंट नोट है, नेट वर्थ डज नॉट इंक्लूड रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन, एमैलगमेशन रिजर्व। सो यहाँ से आपकी नेटवर्थ, ये चीज़ें आपकी नेटवर्थ में इंक्लूड नहीं होंगी, ओके। अच्छा, दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपने पहले भी पढ़ी होगी अगर आपने नेट की तैयारी की होगी, ओके। सो ये है कार्व इन एंड कार्व आउट। कार्व इन का मतलब क्या है? इट मीन्स सर्टेन एडिशनल नोट और गाइडेंस गिवन इन Ind AS विच इज़ ओवर एंड अबव टू व्हाट इज़ गिवन इन IFRS, ओके। जो IFRS में जो कुछ गाइडेंस हमें दी गई हैं वो हमने Ind AS में इंक्लूड कर ली है, ऐड कर ली है, तो उसमें हम बोलते हैं कार्व इन, ओके। सो और कार्व आउट क्या होगा कि सर्टेन डूइंग द सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर IFRS आर नोट बी अडॉप्टेड, जो हमने अडॉप्ट नहीं करी हैं IFR की जो कुछ रिक्वायरमेंट थी हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अडॉप्ट नहीं करी है, दैट इज कार्व आउट, ओके। सो मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है बना के Ind AS की, सो एक बार आप इसको ICAI की वेबसाइट पे जाके भी आप कंफर्म कर लेना, ओके। Ind AS 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ Ind AS, 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, 105 नॉन करंट एसेट held for sale and discontinued, operations 106 of exploration for an evaluation of mineral resources, 107 financial instrument disclosures, 108 operating segments, then accounting standard 1 Indian accounting standard 1 presentation of financial statement जो आपका accounting standard है, accounting standard 2 inventory, 7 statement of cash flows। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपका, उसमें कैश फ्लोज कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है? 3 में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पुराने पेपर्स में। देन Ind AS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स,
accounting standard 10, events after reporting period, then 11, construction contract, 12, income taxes, 16, property plant and equipment, 17, leases, 18, revenue, 19, employee benefits, 20, accounting for government grants and disclosure of government assistance, 21, the effect of changes in foreign exchange rates, 23, borrowing cost, 24, related party disclosure, 27, consolidated and separate financial statements, 28, investment in associates, 29, financial reporting in hyperinflationary economics, 31, interest in joint venture. देन है आपका इंड AS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, 33 अर्निंग्स पर शेयर, 34 इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, 37 प्रोविजंस कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स, 38 इंटेंजिबल एसेट्स, 39 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स recognition and measurement, 40 investment property, 41 agriculture. So yes, this was the whole topic, that applicability of Ind AS accounting standards. So I hope I have covered full topic complete. So read this topic, understand this topic thoroughly. So many questions can come from this topic. So thank you. Keep preparing for your exam.